हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर और दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों के पास करंट पल्स रेडियो यानी कि सीपीआर। ये सारी की सारी खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। बाल्टीमोर पुल हादसे के बाद अभी भी जहाज में मौजूद 20 भारतीयों का क्या होगा। अमेरिका के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढहने के एक हफ्ते बाद भी लगभग 2 दर्जन नाविक उस जहाज में फंसे हुए हैं जो इस हादसे के दौरान पुल से टकराया था। डॉली नाम के 945 फुट यानी कि 289 मीटर लंबे मालवाहक जहाज के चालक दल के ज़्यादातर सदस्य भारतीय हैं। जब ये जहाज पुल से टकराया था तो इनमें से एक को मामूली चोटें आई थी। इस हादसे में लगभग 6 लोग मारे गए थे। तफ्तीश करने वाले अभी ये तय करने में जुटे हैं कि जहाज के पुल से टकराने की आखिर वजह क्या थी। अभी ये साफ नहीं है कि जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य उसे छोड़कर जा भी पाएंगे या नहीं। डॉली जहाज पर सवार लोगों और उनके मौजूदा हालात के बारे में हमें जो जानकारी है वो कुछ इस तरह है। हमें जहाज के चालक दल के बारे में क्या मालूम है। हादसे के वक्त डॉली नाम के कंटेनर शिप पर चालक दल के 21 सदस्य सवार थे। हादसा उस वक्त हुआ जब यह जहाज श्रीलंका जाने के अपने 21 दिनों के सफर पर निकल रहा था। भारत ने इस बात की तस्दीक की है कि जहाज चलाने वालों में से 20 लोग भारत के नागरिक हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत के 3,15,000 लोग दुनिया के समुद्री परिवहन उद्योग से जुड़े हैं जो उस उद्योग के कुल कामगारों के लगभग 20% के बराबर है। इस उद्योग के कामगारों की तादाद के मामले में भारतीय फिलीपींस के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पिछले हफ्ते भारत के एक अधिकारी ने बताया था कि जहाज पर सवार सभी लोगों की सेहत अच्छी है। इनमें वो व्यक्ति भी शामिल है जिस हादसे की वजह से चोटें आई थी और टाँके लगाने पड़े थे। इसके अलावा चालक दल के सदस्यों की रिहाइश, उनके परिवार और तजुर्बे के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध है। चालक दल के सदस्यों का काम कैसा चल रहा है। डॉली कंटेनर शिप पर सवार लोगों के संपर्क में जो गिने चुने लोग आए हैं उनमें से एक जोशुआ मेसिक भी हैं। वो बाल्टीमोर इंटरनेशनल सीफेयर्स सेंटर के निदेशक हैं। ये एक स्वयंसेवी संगठन है जो समुद्री जहाज़ों में काम करने वालों के अधिकारों की हिफाजत के लिए काम करता है। जोशुआ मेसिक ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने जहाज़ पर सवार लोगों की मदद के लिए कुछ सामान भिजवाया था। इसे वाईफाई हॉटस्पॉट भी था। इसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए उन लोगों से बात की थी। उन्होंने बताया कि चालक दल के सदस्य घबराए हुए हैं और उन्होंने तफ्तीश के दौरान पूरी तरह से खामोशी अख्तियार कर रखी है। जोशुआ ने कहा कि जितने लोगों ने उनसे संपर्क किया है उनमें से किसी से भी उन्होंने कोई खास बात नहीं की। शनिवार तक तो उनके पास वाईफाई की सुविधा भी नहीं थी और उनको तो पता भी नहीं था कि उनके बारे में दुनिया का ख्याल क्या है। उनको ये पक्के तौर पर नहीं मालूम था कि इस हादसे के लिए उनको दोषी ठहराया जा रहा है, विलेन बनाया जा रहा है या नहीं। उनको तो पता ही नहीं था कि हादसे के बाद वो क्या उम्मीद लगाएं या क्या आशंकाएं अपने मन में पालें। जोशुआ ने यह भी कहा कि वो बहुत संवेदनशील हालात में है। अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो इसे उनकी कंपनी से जोड़कर देखा जाएगा। मेरा अंदाज़ा है कि उन्हें फ़िलहाल खामोश रहने के लिए ही कहा गया है। एंड्रू मिडल्टन एपोस्टलशिप ऑफ सी नाम का एक कार्यक्रम चलाते हैं जो बाल्टीमोर जाने वाले जहाज़ों की मदद करता है। उन्होंने कहा कि टक्कर के बाद से वो दिन में कई बार चालक दल के सदस्यों से बात करते रहते हैं। एंड्रू ने कहा कि उन सब ने यही बताया कि वो ठीक है। चालक दल को जहाज़ से बाहर कब आने दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अभी तो जहाज़ पर सवार लोगों को उसमें से उतरने की इजाज़त देने की योजना नहीं है। अभी भी जहाज़ को स्थिर करने पर काम चल ही रहा है। इस बात की उम्मीद कम ही है कि जहाज़ पर सवार लोगों को तब तक उसमें से जाने दिया जाएगा जब तक कि उसे वहाँ से हटा नहीं दिया जाता। ये एक बेहद जटिल और काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। शुक्रवार को कोस्ट गार्ड के एडमिरल शैनन गिलथरीथ ने बताया था कि उनकी पहली प्राथमिकता तो बाल्टीमोर बंदरगाह है और जहाज़ों के आने जाने के रास्ते को खोलना है। डॉली जहाज़ को वहाँ से हटाने का काम तो उसके बाद का है। यहाँ तक कि सामान्य हालत में भी अमेरिकी बंदरगाहों पर आए जहाज़ों पर सवार चालक दल के विदेशी नागरिकों को उतरने की इजाज़त देने के लिए काफ़ी कागजाई कार्रवाई पूरी करनी होती है। वीज़ा के अलावा नाविकों के पास तट पर घूमने फिरने की इजाज़त देने वाले वाजिब पास भी होने चाहिए, तभी वो जहाज़ से उतरकर बाहर आ सकते हैं। उनको जहाज़ से उतारकर किसी की निगरानी में ही बंदरगाह के टर्मिनल गेट से बाहर लाया जा सकता है। हालांकि ये काम वो तमाम अलाभकारी संगठन कर सकते हैं जो यहाँ आने वाले समुद्री जहाज़ों के कर्मचारियों के साथ काम करते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि डॉली पर सवार लोगों के पास जहाज़ से उतरने के लिए ज़रूरी सारे कागज़ हैं या नहीं। बाल्टीमोर हादसे से निपटने के लिए बनाई गई एकीकृत कमान ने सोमवार को बीबीसी को बताया था कि अभी ये साफ नहीं है कि तफ्तीश कब तक चलेगी और जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक चालक दल के सदस्यों को जहाज़ पर ही रहना होगा। चिराग बहारी एक तजुर्बेकार भारतीय जहाज़ी हैं जो अब ब्रिटेन स्थित इंटरनेशनल सीफेरियर्स वेलफेयर एंड असिस्टेंट नेटवर्क के इंटरनेशनल ऑपरेशंस मैनेजर हैं।
चिराग का मानना है कि डॉली पर सवार सभी नाविकों को अपने घर लौटने में महीनों का वक्त लग सकता है। चिराग कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ हफ्तों के बाद कुछ चालक दल के कुछ जूनियर सदस्यों को घर वापस भेज दिया जाए, लेकिन सीनियर सदस्यों को जांच पूरी होने तक अमेरिका में ही रोक कर रखा जाएगा। चालक दल के सदस्यों को क्या चाहिए? डॉली के नाविकों के पास खाना पानी और ज़रूरत के दूसरे सामान पहले से ही भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, क्योंकि वो श्रीलंका जाने के 21 दिनों की तैयारी करके रवाना हुए थे। जहाज़ पर सवार लोगों को उन स्वयंसेवी संगठनों से भी सामान मिल सकेगा जो जहाज़ियों के लिए काम करते हैं। जोशुआ मैस्की ने कहा है कि इनमें से पकाया हुआ खाना, दूसरे सामान शामिल होंगे। चिराग बाहरी और जोशुआ मैस्की कहते हैं कि नाविकों की ज़्यादा ज़रूरत है मनोवैज्ञानिक हैं। जोशुआ ने कहा कि जब जहाज़ चलाने वाले लंबे वक्त दुनिया से अलग थलग और खाली बैठे रहते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती बोरियत और उदासी से निपटने की होती है। बहुत से नाविक नौजवान होते हैं, वो वक्त काटने के लिए वीडियो गेम खेलने लगते हैं या सोशल मीडिया पर वक्त बिताते हैं। जोशुआ मैस्की ने कहा कि जहाज़ चलाने वाले उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं जब चालक दल के सारे सदस्य इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ लुत्फ उठाते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। वहीं चिराग बाहरी को लगता है कि इस हादसे की वजह से चालक दल के सदस्य मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं कि आखिर क्या गड़बड़ हुई है और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसे में उन्हें अपनी मानसिक सेहत दुरुस्त करने के लिए सहायता की दरकार होगी। चिराग कहते हैं कि आज जिसे देखो वही इस हादसे की पहेली को सुलझाने में जुटा हुआ है, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाज़ चलाने वाले पहले ही सदमे और तनाव के शिकार होंगे। वो अभी भी विदेशी धरती पर एक जहाज़ में फंसे हुए हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया जा सके कि इस मुश्किल वक्त में उनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल क्या जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं? क्या कहता है कानून? दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ईडी की हिरासत में थी। ईडी का कहना था कि शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के बारे में पूछताछ के वक्त मुख्यमंत्री जी का रवैया सहयोगी वाला नहीं था। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने फ़ोन के पासवर्ड नहीं दिए थे। आज राउज एवेन्यू कोर्ट आते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका कानूनी हल को मोड़ रहे उस सवाल को रेखांकित करती है कि क्या कोई पदासीन मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने के बाद भी सरकार का कामकाज संभाल सकता है या नहीं। हालांकि दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ये साफ कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस सवाल की वजह यह भी है कि ईडी की हिरासत के दौरान ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 आधिकारिक निर्देश जारी किए थे। अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 मार्च को कहा था कि अगर केजरीवाल को जेल भेजा गया तो अदालत से जेल में कार्यालय बनाने की अनुमति मांगेंगे ताकि वो जेल से सरकार चला सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि आरोपों के कारण अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस नीति की आड़ में कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है, जो ईडी की चार्जशीट के मुताबिक वो इस घोटाले के मुख्य साजिश करता है। क्या थे केजरीवाल जी के 2 निर्देश? आम आदमी पार्टी कहती रही है कि उनके नेताओं पर दर्ज मुकदमों का कोई आधार नहीं है। पिछले साल दिसंबर में आम आदमी पार्टी ने मैं भी केजरीवाल नाम से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें सवाल पूछा गया था कि क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी होने की सूरत में इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। दोनों पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईडी की हिरासत में अपने पहले निर्देश में अरविंद केजरीवाल ने पानी की कमी के कारण लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए जल संसाधन मंत्रालय मंत्री आतिशी को पत्र लिखा। आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल ने अपने निर्देश में कहा है कि मुझे पता चला है कि लोगों को पानी और सीवेज से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं इसे लेकर चिंतित हूँ और मेरे जेल में रहते हुए लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए। अपने निर्देश में उन्होंने आवश्यक स्थानों पर पानी के टैंकर भेजने को कहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में राष्ट्रीय राजधानी में लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर एक आदेश जारी किया है। भारद्वाज के मुताबिक मुख्यमंत्री ने लिखा है कि लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में जांच कराने में दिक्कत आ रही है, इसका समाधान किया जाना चाहिए। क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चला सकता है? बीबीसी ने इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों से बात की। कानूनी बाधाएं क्या हैं? संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने अरविंद केजरीवाल जी के
जेल से सरकार चलाने के कानूनी पहलुओं पर बीबीसी से बात की। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से अपना काम जारी रखने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। हिरासत में व्यक्ति को पद से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक बार अपराध सिद्ध हो जाने पर वो किसी संवैधानिक पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। हालांकि कानूनों के कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कानून भले ही इस मुद्दे पर खामोश हो, लेकिन जेल से सरकार चलाए जाने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं और ये मामला नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। अतीत में जब भी किसी निर्वाचित सरकार के सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की स्थिति पैदा हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस सिलसिले में सबसे ताज़ा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। बीजेपी के नेताओं ने भी यही मुद्दा उठाया है। पार्टी नेता मनोज तिवारी कहते हैं, सरकार कभी जेल से नहीं चलती। जेल से गैंग चला सकते हो, सरकार नहीं। सरकार तो भारत के संविधान के तहत ही नियम के तहत चलती है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज कहती हैं कि जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का हित हो रहा है। केजरीवाल जी तो देश के सभी नेताओं को नसीहत देते थे, आपकी आत्मा क्यों सो रही है, आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कि केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलाने की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले भी संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के मामले के साथ साथ सुब्रत राय के मामले में भी उन्हें बैठक करने, वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी की कानूनी स्थिति के बारे में गोपाल का कहना है कि केजरीवाल की रिमांड और गिरफ्तारी का कानूनी चुनौती के मामले में लंबित है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। आपके पास खबरें लाकर रहेंगे हम लोग CPR यानी करंट पल्स रेडियो में। धन्यवाद।